हेलो एवरीवन, वेलकम। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वह है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025। मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों का यह निवेदन था कि उनको इस विषय में मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक पे जो विशेष रूप से टॉपिक जोड़ा गया है मूल विधि, दंड एवं अपराध के सिद्धांत और मानवाधिकार, भारत का संविधान इत्यादि ये जो टॉपिक जुड़े गए हैं, यह निश्चित रूप से जो प्रतियोगी हैं उनके लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल विधि है वह कई ऐसे कंटेंट को इन्वॉल्व करता है जो परंपरागत तैयारी का पार्ट नहीं है। जैसे मूल विधि में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी या जो नया संशोधन हुआ है अब आईपीसी और सीपीसी, सीआरपीसी जो रिप्लेस किया गया है अब बीएनएस, बीएनएसएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस तरह के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस तरह के जितने भी एक्ट आए हैं इनको कैसे समझा जाए, कैसे तैयारी की जाए, यह एक अच्छी खासी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस संदर्भ में दो तरह की परेशानियों का सामना प्रतियोगियों ने बताया है। एक तो यह बताया कि इसमें कौन कौन से कंटेंट तैयार किए जाए, और दूसरा कि इसको कैसे तैयार किया जाए, पढ़ने का तरीका क्या हो। तो इन्हीं दो टॉपिक पे विशेष रूप से, और यह जो मूल विधि है और यह उसके संबंधित जितने टॉपिक्स हैं, इस पे मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ होगा इसका। तो एक बात यह, और दूसरी बात यह कि जो भारत का संविधान है वह संविधान एज ए होल पूरा एक स्टडी आपको करना है। उसमें स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उस पर विशेष रूप से सवाल बनेंगे। और इसके अतिरिक्त जो टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल टच किया जाएगा, संभावना ज़्यादा है, वह है विधि का बनना। कोई विधेयक कैसे आता है संसद में, कैसे पास होता है, किसी विधेयक को पास करने के कौन से चरण होते हैं, और इन सब बातों को लेके जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं यह, और एक बात और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जो प्रावधान किए गए वह, इन सारे टॉपिक्स पे विशेष रूप से सवाल किया जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और इसको क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 लेक्चर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 लेक्चर्स में इसको समअप करूं। हाँ, जो संविधान पढ़ना है वो संविधान आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर संविधान का अद्यतन, संविधान सभा के गठन से लेके संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया रही उससे लेके, और भारत के पूरे संविधान को 10 चरणों में हमने पठन पाठन का एक प्रारूप तैयार किया है, और उसको काफ़ी 4-5 चरण हमने कर लिए हैं, आगे भी करेंगे। तो मैं ये भी ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, और जब भी नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप उसका संज्ञान ले सकें और उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं, पहले मूल विधि और उसके बाद उससे संबंधित अन्य टॉपिक्स। विधि, पहले तो यही जानते हैं कि जो विधि है, यह विधि यानी कि लॉ, यह शब्द निकला कैसे है। यह पुरानी अंग्रेजी के शब्द लेगू, ये लेगू से निकला है, इसका उद्भव हुआ है लेगू से। और लेगू का मतलब होता है किसी स्थिति को बनाए रखना। कोई स्थिति है, उस स्थिति में बनाए रखना किसी चीज को, किसी स्थिति में, किसी विशेष स्थिति में बनाए रखना। क्या मतलब हुआ? एक स्टैटिक स्वरूप, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी विशेष स्थिति का द्योतक हो और उसमें रखा जाए। यानी कि अगर इसके तात्विक अर्थ पे जाएंगे तो यह हुआ कि जो कानून है वह किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, विधि या कानून दोनों एक ही बात है, किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और उसके सारे प्रबंध ये करता है। और इसीलिए जो विधि है, विधि को किस रूप में समझा गया है? विधि को समझने के लिए कहा गया है कि विधि जो है वह
किसी निश्चित व्यवस्था को बनाए रखने वाले नियमों का एक समूह है। किसी व्यवस्था को कैसे बनाया जाए और उसको कैसे चलाया जाए, उसके कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है, यानी कि आचरण के नियम, व्यवहार के नियम, कार्य करने के नियम, इसको बृहत्तर जब ब्रॉडर सेंस में हम लेते हैं तो समाज के सारी गतिविधियों को इसमें हम शामिल करते हैं। और जब समाज के सारी गतिविधियों को इसमें हम शामिल करते हैं तो यहाँ पर फिर बात आती है कि कोई समाज इंडिपेंडेंट समाज नहीं, एक समाज एक राज्य के अंतर्गत। और जब हम राज्य कहते हैं तो आपको हम बता दें कि विधि में जब आप पढ़ेंगे, मूल विधि पढ़ेंगे या विधि पढ़ेंगे, तो वहाँ लॉ के संदर्भ में जब राज्य की बात आती है तो राज्य का मतलब आप किसी प्रदेश से मत समझिएगा। राज्य का मतलब होता है देश, नेशन। और यहीं पे वो बात आती है कि जो सॉवरन ऑर्गेनाइजेशन है, सॉवरन का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब कि जो सर्वोच्च है अपने विस्तृत क्षेत्र में, संप्रभु, संप्रभु, सॉवरेन इसको कहते हैं। ये जो संप्रभु है यह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। संप्रभु अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। क्या मतलब है इसका? कि जो कानून है वह कानून संप्रभु का आदेश है। यह जो संप्रभु है इसी का आदेश क्या होता है? कानून। संप्रभु का आदेश कानून है। और यह परिभाषा कौन करता है? ऑस्टिन। जो जॉन ऑस्टिन है यह परिभाषा करता है कि जो कानून है वह संप्रभु का आदेश है। और इस ऑस्टिन ने जो किताब लिखी उसका नाम था जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, ये किताब लिखी इसने, जूरिस्प्रूडेंस। अब ये किताब में यह डिफाइन करता है। तो यहां आपको समझने की ये जरूरत है कि संप्रभु का आदेश ही कानून यानी विधि है, यानी लॉ है। तो संप्रभु कौन है? संप्रभु देश। संप्रभु कोई व्यक्ति नहीं होता है। संप्रभु वह देश की व्यवस्था है, संविधान है। तो वह संविधान जो आदेश देता है, अब यहां दो तीन बातें निकल के आती हैं कि वह जो आदेश देता है वह किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदेश देता है। ध्यान रखिए, विधि में ये सारी बातें शामिल हैं। विधि क्या हो गया? विधि, पहली बात हो गई विधि में कि विधि किसी व्यवस्था को बनाए रखने वाले नियमों का समूह है। किसी व्यवस्था को बनाए रखने वाले नियमों का समूह है विधि या लॉ। दूसरी बात क्या हो गई? यह संप्रभु का आदेश है, यानी कि इसके पीछे राज्य की शक्ति है। इसके पीछे, विधि के पीछे किसकी शक्ति है? राज्य। राज्य बोले तो देश, प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नहीं, देश। देश की शक्ति है। अब देश की शक्ति है और राज्य कोई आदेश देता है, उसका पालन, उसका जो प्रभाव है वह किसी एक व्यक्ति पे नहीं होता है, वह व्यापक होता है, वह संपूर्ण समाज पर होता है। तो इसका प्रभाव कहां होता है? संपूर्ण समाज। विधि का भी पार्ट हुआ, समझ लीजिएगा। संपूर्ण समाज पर इसका प्रभाव होता है। प्रभाव होता है मतलब यह लागू होता है सब पर। और इसके अलावा क्या पार्ट और विधि का हुआ कि जब वह आदेश देता है संप्रभु कानून के रूप में, विधि के रूप में, जो आदेश वह निर्गत करता है वह बाध्यकारी है। यह आदेश यानी विधि, आदेश का मतलब विधि, विधि क्या है? बाध्यकारी है। यह चॉइस नहीं है आपका कि आपका मन करेगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप पालन करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप पालन नहीं करेंगे।
आपको पालन करना ही है। और अगर आपने पालन नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने पालन नहीं किया तो आप किसके भागीदार होंगे? दंड के। दंड के भागीदार होंगे। कब? जब पालन नहीं करेंगे, यानी कि विधि क्या करेंगे? कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ेंगे तो क्या होंगे? दंड के भागीदार होंगे। तो इतनी बात विधि का ये पार्ट है। विधि में इतनी बातें शामिल हैं। अब इस पे बहुत सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। कोई प्रश्न दे देगा कि विधि क्या बाध्यकारी होता है? विकल्प, विधि बाध्यकारी होता है, विकल्प दे देगा एक व्यक्ति पर, समाज के किसी विशेष हिस्से पर, क्षेत्र के या देश के किसी विशेष क्षेत्र में, या समाज के किसी विशेष हिस्से पर, या संपूर्ण समाज पे। संपूर्ण समाज पे व्यापक होता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस प्रश्न को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात, अब इसके आगे हम चलते हैं। आपने विधि को समझा कि विधि क्या है, तो अब इसके आगे हम चलेंगे कि विधि के कितने प्रकार होते हैं। एक तो विधि हो गया, फिर विधि के प्रकार। विधि के प्रकार, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने समझा विधि क्या है, विधि के प्रकार क्या है। पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और मुख्य मुख्य बातों को याद रखिए, क्योंकि मुख्य बातों पे ही सवाल आएंगे। अब मुख्य बातों में हम आपको बताते रहें कि आगे जो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में जो आपको बताएंगे, जैसे कि बाल संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, यह कब बना? मानवाधिकार आयोग कब गठन हुआ? महिला सुरक्षा या महिला आयोग कब गठन हुआ? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे जो आप इस तरह के टॉपिक्स को समझेंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब जैसे यहां हम समझते हैं कि विधि के प्रकार, तो विधि के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं विधि के? दो प्रकार में पहला प्रकार है मौलिक विधि। मौलिक विधि। और दूसरा प्रकार क्या है? प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल लॉ, या ओरिजिनल लॉ या प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि क्या होती है? अब समझिएगा, विधि दो प्रकार की होती है। तो मौलिक विधि क्या हुई? मौलिक विधि का मतलब हुआ कि जो परिभाषित करे। क्या करे? परिभाषित करे। किसको परिभाषित करे? किसको परिभाषित करे? आपके राइट्स को, आपके ड्यूटीज को, दंड को, अपराध को परिभाषित करे। तो परिभाषित करे वह क्या होता है? मौलिक विधि होता है। जैसे हम आपको बताएं, जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कब बना था? सन 1960 में। आईपीसी, अब यह क्या है? आईपीसी जो है वह इसका यह मौलिक विधि का पार्ट है। इसी तरह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, यह कब बना था? 1982 में। यह मौलिक विधि है जो चीजों को डिफाइन करता है, संपत्ति क्या है। और जो प्रक्रियात्मक न्याय है, यह क्या करता है? प्रक्रियात्मक न्याय प्रक्रिया को बताता है कि कैसे प्रक्रिया चलाई जाएगी। जैसे ये दंड को डिफाइन किया, तो दंड के बारे में कैसे दंडात्मक प्रक्रिया को कैसे शुरू किया, कार्रवाई कैसे चलाई जाएगी। जैसे सीपीसी, सीपीसी, सीपीसी का मतलब दंड प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी तो मौलिक विधि हुआ, लेकिन सीपीसी सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या हुआ? यह प्रक्रियात्मक, यह बताता है कि क्रिमिनल जो प्रोसेस है वो कैसे चलाया जाएगा अदालत में। तो सीआरपीसी, अब इसका जो गठन है बहुत बाद में हुआ। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी सिविल प्रोसीजर का मतलब जो निजी मामले हैं या संपत्ति के मामले हैं, तो इनका कैसे हुआ ये इसके बारे में सीपीसी बताता है। ये 1872 में सीपीसी, और जो सीआरपीसी है यह बहुत बाद में आया। सीआरपीसी आता है 1973 में। सीआरपीसी जो यह बताता है कि कैसे अगर किसी ने कोई अपराध कारित किया है तो उस अपराध को कैसे चलाया जाएगा, उस पर कैसे कानून चलाया जाएगा और कैसे उस पर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो उसके बारे में बताते हैं और कुछ चीज़ें जो है प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें डिफाइन हुई। अब हम ये भी जानेंगे कि जैसे जो विधि है, जब हम विधि के बारे में पढ़ेंगे तो विधि के बारे में यह भी जानेंगे कि विधि किन चरणों पे मतलब किस किस आधार पे विधि को क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल हैं। अब आपने यह जाना कि विधि क्या है, विधि के प्रकार क्या हैं, तो अगली बात आएगी कि अपराध क्या है। अब क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे, तो एक एक करके जब पढ़ेंगे तो ये हम जानेंगे कि अपराध क्या है। अपराध का मतलब क्राइम। अब इसको क्राइम को डिफाइन किया गया है। तो अपराध क्या है, अपराध को समझिएगा। अपराध क्या है? अपराध का मतलब कि वह चीज जो विधि को तोड़े। अब यहां पे हम आते हैं अपराध पे। ये तो आपने जाना विधि क्या है, विधि के प्रकार क्या है। अब हम आते हैं अपराध। अपराध क्या है, ऑफेंस क्या है? ऑफेंस का मतलब होता है किसी कानून को तोड़ना। कोई मौजूदा कानून है, वह जो व्यवस्था करता है, जब आप उसको तोड़ते हैं तो कहा जाता है कि आपने अपराध किया। यानी कि किसी कानून को, किसी मौजूदा कानून को, वह कानून जिसको राज्य ने बनाया है, तो राज्य से निर्गत कानून को, कानून या विधि को तोड़ना क्या है? अपराध है। जब राज्य से निर्गत किसी कानून को आप तोड़ते हैं तो आप अपराध करते हैं। और ऑस्टिन, यहां जो यही विचारक जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन आप जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा, जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं ओरिजिनेट ही वहीं से होता है, ऑस्टिन से। तो ऑस्टिन कहते हैं कि ऐसा ऑफेंस, अब कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब आप जानते हैं, ऑफेंस का मतलब अपराध, कानून को तोड़ना। ऐसा ऑफेंस जिसके विरुद्ध सरकार का कोई अमला, राज्य या राज्य के कर्मचारी अगर पैरवी करते हैं तो ऐसे मामले को अपराध कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य या राज्य का कर्मचारी, अमला ऐसे मामले के विरुद्ध पैरवी करता है तो उसको अपराध कहते हैं। क्लियर है? अब एलिमेंट ऑफ अपराध, अब एलिमेंट ऑफ ऑफेंस क्या होता है? क्राइम के क्या क्या तत्व होते हैं? अपराध के तत्व, अपराध के तत्व। अपराध में क्या क्या शामिल होता है? अपराध में 4 चीजें शामिल होती हैं। कितनी चीजें? 4। क्या क्या? पहला है वह व्यक्ति द्वारा, यानी मानव, किसके द्वारा किया गया हो? व्यक्ति के द्वारा। उसको करने वाला कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई जानवर नहीं, प्रकृति नहीं। प्रकृति से द्वारा कोई घटना घट जाए तो उसको आप अपराध नहीं कहेंगे, उसको करने वाला व्यक्ति हो। एक बात हो गई, व्यक्ति हो। दूसरा क्या है? व्यक्ति होने के साथ साथ वो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस कार्य को हम अपराध कहने जा रहे हैं, उसमें क्या हो? मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब, मेंस रिया ये लैटिन भाषा का शब्द है, मेंस रिया। और मेंस रिया का मतलब होता है मनः स्थिति, अपराध की मनः स्थिति हो। क्या हो? दूसरी बात क्या है? अपराध की मनः स्थिति, यानी कि इंटेंशन, मनः स्थिति, मन से किया गया हो, अनजाने में ना हो गया हो, मन से किया गया हो। इसीलिए आप देखिए जब भी आप अदालत में जाते हैं
तो कई बार अदालत ये कहती है कि अनजाने में ये घटना घट गई, इसलिए इनोसेंसी का उनको बचाव दिया जाता है। इनोसेंसी के बिहाफ आप पे उनकी या तो सज़ा कम हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो अपराध में व्यक्ति हो करने वाला, मेंस रिया यानी कि अपराध करने की मन स्थिति हो। तीसरी बात क्या है इसमें कि उसका प्रयास किया गया हो। व्यक्ति है, कोई कार्य हुआ, कार्य करने की मन स्थिति है, उसकी मन स्थिति है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब वह प्रयास करेगा। यानी कि अपराध का या उस कार्य का प्रयास, जिसे हम अपराध कहने जा रहे हैं, उस कार्य का प्रयास किया गया हो, प्रयास हुआ हो, तो हम कहेंगे कि यह अपराध का एक तत्व और इसमें शामिल हो गया। और चौथा, यह तीनों हुआ लेकिन अगर कोई क्षति नहीं हुई, सामाजिक, समाज में या किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई, तब भी अपराध नहीं। हमने कोई ऐसा कृत्य किया जिससे किसी को कोई क्षति नहीं हुई, तब भी अपराध नहीं। अपराध होने के लिए आवश्यक है कि क्या हुआ हो, समाज में कोई क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, कोई नुकसान हुआ हो। जब ये चार तत्व शामिल होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या हुआ, अपराध हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि अपराध विधि क्या है। फिर दूसरी बात हमने जाना कि विधि के साथ साथ जो विधि के प्रकार क्या है। तीसरी बात हमने जाना कि विधि के प्रकार के साथ साथ जो विधि को के तहत जो कोई कृत्य है उसको अपराध डिफाइन करने के लिए क्या है, तो अपराध की परिभाषा क्या हुई। और चौथी बात हमने जाना कि अपराध में अपराध के तत्व कौन कौन से हुए। अब एक बात और है कि अपराध के तत्व के साथ साथ अपराध के चरण भी हैं, और अपराध के चरण को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है? इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं कि अपराध के जो चरण है, अपराध कोई एकाएक घटना घट गई, उसमें भी आप देखिएगा जब भी कोर्ट में कार्रवाई चलती है तो एकाएक कोई घटना घट जाती है तो उसको अपराध की उस श्रेणी में नहीं रखते। एकाएक घटना घट गई तो कई बार कहते हैं कि यह त्वरित तौर पे घटना घट गई, इसलिए वह उस तरह का अपराध साबित नहीं हुआ। तो अपराध में क्या है, अपराध में अपराध के चरण हैं। अपराध के चरण क्या है? अब यहां हम जानेंगे कि अपराध के जो चरण हैं वह किस प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले अपराध के चरण में सबसे पहले बात हम क्या जानेंगे, अपराध के चरण में सबसे पहली बात हम जानेंगे कि अपराध में आशय क्या है। अपराध के चरण, अपराध के चरण में जो पहली बात है वह आशय। आपने अपराध किया तो आपका अपराध करने का आशय था। बिना आशय के आप अपराध नहीं होगा। आपका इंटेंशन उसके पीछे होना चाहिए, और जब आपका इंटेंशन है तो फिर जब आपने इंटेंशन के साथ कोई, आपने मन में कोई चीज़ आपने सोची, आपका आशय है, आपने कोई बात सोची, फिर उस आशय के बाद आपने क्या किया, उसके लिए तैयारी की। आशय और आशय के बाद आपने क्या किया, तैयारी, प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के अपराध नहीं होगा। फिर प्रयास, फिर आपने अटेम्प्ट किया, और जब अटेम्प्ट किया तो वह अटेम्प्ट पूर्ण हुआ कि नहीं, पूर्णयन, वह अटेम्प्ट पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ।
अगर आपने प्रयास भी किया और वह प्रयास पूरा नहीं हुआ, तब भी वह अपराध के उसमें आएगा नहीं। तो आपका आशय है, तैयारी है, प्रयास है और फिर वह प्रयास पूर्ण हो। यह 4 चरण है। इन 4 चरणों के होने के बाद ये अपराध के घटित होने में ये 4 चरण होते हैं, और जब ये चारों चरण पूरा होते हैं तो अपराध कंप्लीट रूप से घटित होता है। अब अपराध हो गया तो अपराध होने के बाद क्या करेंगे? दंड। अपराध डिफाइन हो गया, अब अपराध डिफाइन होने के बाद दंड का प्रावधान होता है। तो दंड के लिए हमने बताया आपको, जो पुराने तौर पर सबसे पहले आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सन 1960 जिसे लागू किया गया। लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जनवरी 1962। थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि जो इंडियन पीनल कोड है उसका जो फादर है यहाँ भारत में वो है मैकाले। आप जानते हैं मैकाले एक चर्चित नेम है जो विशेष रूप से पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में, जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों का साम्राज्य था, विशेष रूप से भारत में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को लागू करने वाला जो फादर था, फोर फादर उसको कहते हैं, वह मैकाले ही था। उसका विश्वास था कि जो पूर्वी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो भारत जैसे देशों की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की प्रणाली है, वह ठीक नहीं है, वह विकासवादी नहीं है, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और प्रणाली पाश्चात्य होनी चाहिए। इसी क्रम में मैकाले जो लॉ कमीशन था उसका चेयरपर्सन था। उस लॉ, इसीलिए कहते हैं कि जो आईपीसी है उस आईपीसी पर मैकाले का पूरा प्रभाव था। जो पुराना आईपीसी था जिसे 1 जनवरी 1962 को लागू किया गया, सन 1960 में बनके तैयार हुआ, उसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं। यह पूरे आईपीसी की व्यवस्था करती है, 511 धाराएं। अब आप देखिए कि इसको रिप्लेस करके जो बीएनएस बना है, बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो जो बीएनएस बना है इसमें कुल कितने अध्याय हैं? इसमें कुल 20 अध्याय और धाराएं कितने हैं? 358 धाराएं, यानी कि कम कर दिया गया है काफी। जो अनावश्यक कानून थे उनको खत्म कर दिया गया है। साथ ही यह भी है कि कुछ और धाराएं जोड़ी भी गई हैं, तो इन धाराओं के जोड़े जाने के बाद भी धाराएं कम हुई हैं, 358 है और अध्याय कुल 20 है। अब जो आईपीसी है वह आईपीसी इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि उसी के संदर्भ में आप बीएनएस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसको जाने बिना बीएनएस को जानना कठिन होगा आपके लिए या किसी भी लॉ के विद्यार्थी के लिए। तो अब इसके चरण वाइज हैं। इसमें जो 23 अध्याय हैं, 23 अध्यायों में अलग अलग चीजें डिफाइन की गई हैं। जैसे जो अध्याय 1 है वह दंड को डिफाइन करता है। पहले राज्य को डिफाइन करता है। अध्याय 1 तो राज्य ही को डिफाइन करता है कि क्योंकि जैसे ही आप आईपीसी की बात करेंगे वहां राज्य इन्वॉल्व होगा, तो राज्य कौन होगा इसको डिफाइन करता है अध्याय 1। अध्याय 2 जो है वह दंड को डिफाइन करता है, और जब दंड को डिफाइन करता है अध्याय 2, तो ध्यान रखिएगा अब यहां जो आपके पढ़ने का तरीका होगा, आपके लिए तो संभव नहीं है कि 511 धाराएं आप याद करें, और न ही यह जरूरी है। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि वह मुख्य वाद याद करने हैं आपको और मुख्य धाराएं याद करनी है। अब जैसे ज्यादा जरूरी जो लगता है, राज्य आप सब जानते हैं, हमने ऊपर आपको डिफाइन किया इसके पहले कि राज्य क्या है, वही डिफिनीशन यहां दी गई है। अध्याय 2 में दंड को डिफाइन करता है कि दंड क्या होगा। तो दंड के अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा उसके अंदर अपराध, हमने अपराध में बताया आपको कि अपराध में व्यक्ति हो, काम करने वाला, और साथ ही व्यक्ति का आशय हो, इंटेंशन हो। हमने बताया था आपको
व्यक्ति हो, व्यक्ति का आशय हो, और फिर उस चरण में हम आगे बढ़ते हैं, उसको उस रूप में देखते हैं कि आशय हुआ और फिर वह कार्य हुआ, कार्य होना चाहिए, कार्य हुआ और फिर उससे किसी को क्षति हुई। तो यहाँ अब अध्याय 2 में जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इंटेंशन है उसको क्या बोला? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन का मतलब, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि मिली जुली आशय जो था वह एक समान था, मिला जुला आशय था, आपका और हमारा। और दूसरा जो था वह क्या है? सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन, यह सवाल इस पे बनता है, अक्सर पूछा जाता है जब भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा होती है। कॉमन इंटेंशन, सिमिलर। कॉमन इंटेंशन क्या है? यह पूर्व नियोजित होता है, प्री प्लान्ड। यह क्या होता है? प्री प्लान्ड होता है। और प्री प्लान्ड के साथ ही 2 बातें होती हैं इसमें, एक तो प्री प्लान्ड होता है, दूसरा क्या होता है? यह प्री कंसेंट होता है, जिसमें स्टेक होल्डर हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कंसेंट होती है, पूर्व सहमति होती है, प्री कंसेंट। प्री प्लान्ड और प्रूफ मतलब पहले से ही योजनाबद्ध होता है और पहले से ही सहमत होते हैं। तो घटना कोई घटी, घटना दिख रही है, इंटेंशन दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है वह शामिल लोग एक षड्यंत्र के तहत सब शामिल है, एक योजना में सब शामिल है। और सिमिलर इंटेंशन में घटना दूसरी हो सकती है, दूसरी घटना जिसका इससे कोई संबंध नहीं हो, लेकिन वह उसी पैटर्न की घटना, उसी इंटेंशन की घटना हो जैसे पहली घटना घटी। तो यह एक्शन जो होता है, यह जो कृत्य होता है, यह कृत्य क्या होता है? स्वतंत्र कृत्य होता है। इस कृत्य से इस कृत्य का कोई लेना देना नहीं होता। यह दूसरी घटना, यह दूसरी घटना है। कॉमन इंटेंशन में एक ही घटना में शामिल लोग जिनकी पूर्व सहमति होती है, पूर्व प्लानिंग होती है, वो शामिल किए जाते हैं। और सिमिलर इंटेंशन में अलग घटना होती है, लेकिन पहली घटना जैसी ही दूसरी घटना घटित होती है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक पर अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद भी करते चलें। जैसे कोई एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये सब कब बना, इसको आप थोड़ा थोड़ा याद भी करते चलें। इसकी एक लिस्ट भी हम आपको दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ होगा। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।